ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का ईडीएम एंड फ्रेजेस का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से वीडियो आ भी नहीं पा रही, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ बुखार आ रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जो इस बार जो वीडियो आई थी उसमें 280 तक हमने ईडीएम एंड फ्रेजेस कर लिए थे। आज हम लोग 281 से स्टार्ट करने वाले। तो देखिए आज का पहला ईडीएम है हमारा सी थ्रू। इसका मतलब होता है समझ जाना या फिर कंप्रीहेंड या फिर अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए सी मतलब होता है देखना। ओके, और थ्रू मतलब होता है किसी के माध्यम से। ठीक है, तो हमने अगर किसी जैसे कि समझ लीजिए आप किसी को कोचिंग में एडमिशन लेना है। ठीक है, अब उनके कोचिंग में कोई जानने वाले सर है तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने फ़ोन करके कहा हाँ सर जी, मेरा एक बच्चा आ रहा है, आप उसका एडमिशन ले लीजिएगा, मेरी फैमिली का है। और जो है वो रेड कलर की फाइल हाथ में पकड़ के आ रहा है और मेरा नाम वाम बता देगा आपको। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने कोचिंग में गया और बच्चे उस सर को बता दिया, हाँ सर मैं उनके माध्यम से हूँ, उनके थ्रू आया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो जो है देख करके उसे समझ जाते हैं, वो रेड कलर की फाइल हाथ में देख के जो समझ जाते हैं कि सी थ्रू मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये उनके थ्रू से बच्चा आया है, इसकी फीस हमें कम लेनी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेट एट नॉट। इसका मतलब होता है असम्मान करना किसी का या फिर टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ठीक है, किसी का असम्मान करना, किसी को कोई इम्पोर्टेंस ना देना। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे नॉट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है शून्य या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, जिसकी हम कोई भी वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेट एट नॉट अगर किसी को हम शून्य समझते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उसे उसका असम्मान कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान शून्य नहीं होता है। मतलब हर इंसान के अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, बस है हम उसे समझ पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, तो अगर किसी को हम क्या समझ रहे हैं, शून्य समझ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सेट वंस फेस अगेंस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कड़ा विरोध करना, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो फेस अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब ही होता है किसी के विरुद्ध जाना। फेस अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध जाना, किसी का कड़ा विरोध करना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेट वंस हार्ट ऑन। इसका मतलब होता है बहुत चाहना, टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कि वंस हार्ट। ठीक है, मतलब कोई इंसान आपको इतना पसंद है कि वो आपके हार्ट में रहता है। ठीक है, आपके दिल में रहता है, इसका मतलब आप उसे बहुत चाहते हैं। ठीक है, कोई आप समझ लीजिए आपकी फैमिली बहुत बड़ी सी फैमिली है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा आपको इतना पसंद है कि वो हमेशा आपके दिल में रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप उसे बहुत चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके हम लोग इसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज। इसका मतलब होता है परेशान करना या फिर टू इरिटेट और एनोय समवन। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, टीथ्स एज, एज मतलब होता है किनारा। ओके, टीथ मतलब होता है दांत। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि दो बच्चे होते हैं। ठीक है, वो अपना साइंस का कोई मॉडल बना रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल, प्रोजेक्ट या फिर चार्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे का कंप्लीट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है चार्ट। ठीक है, अब दूसरा बच्चा उसको देखता है तो वो क्या करता है, वो कहता है लाओ देखूँ मैं। वो अपने हाथ में पकड़ता है तो उसका जो एज होता है, जो चार्ट का एज होता है, जो किनारा होता है, उसको अपने दांत से काट देता है। ठीक है, मतलब उसको परेशान करने के लिए क्या करता है, उस चार्ट का एज को अपने दांत से काट देता है कि मेरा तो बन नहीं पाया, इसका कैसे बन गया। ठीक है, तो उसको परेशान करने के लिए क्या करता है, वो उसका जो एज होता है चार्ट का, उसको दांत से काट देता है। और इससे वो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई इतनी मुश्किल से तो मैं बना पाया था, तुमने मेरा खराब कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेट ऑन द थैमस ऑन फायर। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक कार्य या फिर टू अचीव समथिंग अमेजिंग। ठीक है, आश्चर्यजनक कार्य। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि थैमस, ऐसे याद करिए कि थैमस किसी का नाम है। ठीक है, ऑन फायर, जो थैमस का समझ लीजिए कि कोई एग्जाम होता है। ठीक है, और उसके घर में आग लग जाती है। ठीक है, लेकिन वो इतना मतलब अपना एग्जाम, वो इसका इतना ज़्यादा पढ़ने में ध्यान रहता है कि वो जान ही नहीं पाता कि मेरे घर में आग लग गई। ठीक है, वो क्या करता है, फायर आग के बीच में बैठ के पढ़ता रहता है। ठीक है, और जो भी बाहर के लोग होते हैं वो सब आश्चर्यजनक मतलब हो जाते हैं उसको देख के कि भाई ये क्या काम कर रहा है, आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, ये आग में बैठ के जो है पढ़ाई कर रहा है।
और उसके बाद थैमस क्या करता है, अपना एग्ज़ाम देता है, क्वालीफाई होता है और उसका जो है उसकी जॉब भी लग जाती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यजनक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा वही है जिसने क्या किया था, आग में बैठ के पढ़ रहा था और इसकी आज ज्वाइनिंग भी हो गई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा सिर्फ रिलेट करके याद कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे, एक एक वर्ड को आप पकड़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला है शोल्डर टू शोल्डर। इसका मतलब ही आपको पता होगा कि हिंदी में एक मुहावरा होता है कंधे से कंधा मिलाकर चलना। ठीक है, मतलब पूर्ण सहयोग करना किसी का। तो शोल्डर टू शोल्डर मतलब कंधे से कंधा मिलाना या फिर पूर्ण सहयोग के साथ, विथ यूनाइटेड एफर्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शो वाइट फीदर। इसका मतलब होता है भय प्रदर्शित करना या फिर टू शो कॉवर्डाइज। ठीक है, कॉवर्ड मतलब होता है ये कायर। आप इसको ऐसे याद करिए कि वाइट, आप देखिए कि जो मूवीज़ होती है उसमें देखिए अगर भूत को दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं कि वो भूतनी है, अगर कोई है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कोई आत्मा है तो वो वाइट कलर की साड़ी पहनी है, ठीक है, बाल खुले, हाथों में कैंडल ली आ रही है, ठीक है, और उसको और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम हॉरर वाला म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, लोग देख के डर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए कि जो वाइट कलर होता है ना, अगर आप रात में आपने देख लिया कि बहुत बड़े से फेदर है, किसी के बहुत बड़े से पंख हैं वाइट कलर के, ठीक है, आपको अचानक से दिख गया तो आप क्या हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। ठीक है, आप भय प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, भय प्रदर्शित करना मतलब आप चिल्लाने लगेंगे या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चिल्लाने लगेंगे, भागने लगेंगे, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से किसी को पुकारने लगेंगे। तो वाइट फेदर, अगर आप जो है रात के समय वाइट फेदर देख लेंगे तो क्या करेंगे, आप जो है बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भय प्रदर्शित करने लगेंगे, लोग कहेंगे भाई देखो कितना कायर है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा शाइन डाई। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए या इंडिफिनिटली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शाइन, यहाँ पे देखिए ये वर्ड है जो शाइन, इसका मतलब होता है कि पेशी। पेशी मतलब होता है कि कोर्ट में पेशी होती है ना, अगर आपका कोई केस चल रहा हो तो उसकी पेशी होती है। और डाई का मतलब होता है मरना। ठीक है, आप ऐसे याद करिए कि आपके घर मतलब किसी के घर का कोई मेंबर था, उसको कुछ लोगों ने क्या किया, मार दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उनके अगेंस्ट केस फाइल किया है। ठीक है, अब केस फाइल किया, अब उनकी जो है हमेशा पेशी लगती है कि हाँ पेशी, आप आज पेशी आपको जाना है कोर्ट में, कुछ फैसला को सुनवाई होगी। ठीक है, अब क्या होता है उस फैसले का जो है जब कोई भी क्लू नहीं मिलता है, जज थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, वकील के पास कोई सबूत नहीं होता, तो उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है। मतलब उसको ऐसे टाल दिया जाता है, कोई डेट नहीं दी जाती कि हाँ इस डेट में पेशी होगी। ठीक है, वो टाल देते हैं कि चलो 5-6 महीने के बाद हम इस केस पे बात करेंगे। ठीक है, तो साइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए क्या करना है, टाल देना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना या फिर रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। अब इसको देखिए आप ऐसे याद करें, सिट मतलब होता है बैठना, द फेंस, फेंस का मतलब होता है कि फेंस का मतलब होता है घेरा बना करके। ठीक है, ऐसे गोल गोल सर्कल में बैठना, घेरा या फिर बेड़ा टाइप का भी एक वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे कि समझ लीजिए किसी के स्कूल में कोई वो होता है ना, जैसे बंदर आता है अपना जादू दिखाने के लिए, बंदर के साथ में एक आदमी आता है और उसको नचाता है, इस टाइप का कुछ फंक्शन हो रहा होता है, कुछ भी मतलब स्कूल में एक आता है दिखाने के लिए। ठीक है, अब जो भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीट का अरेंजमेंट करवाते हैं, जो भी मतलब जो मैम होती हैं उनको जो बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं उनको आगे बिठा देती हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनको पीछे बिठा देती है, पीछे वाले बच्चों को दिख नहीं रहा होता। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, शोर करने लगते हैं कि मैम मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होती है, एक दूसरी मैम आती है, वो कहती है कि चलो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के साथ क्या करेंगे कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं बच्चों को फेंस पूरा सर्कल बना के बिठा देते हैं, तो बीच में मदारी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करिए कि यहाँ बीच में मदारी है, बंदर का डांस दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे सारे सर्कल बना करके बैठ जाते हैं। ठीक है, वो मैम कहती है चलो हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों को सर्कल में बिठा देंगे, बच्चों को घेरे में बिठा देंगे, द फेंस। ठीक है, फेंस बना के बच्चों को बिठा देंगे। ओके, इस टाइप से इसे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा स्लिप ऑफ द टंग। तो स्लिप मतलब होता है फिसलना, टंग का फिसलना मतलब जुबान फिसलना ना, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर करके याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि स्लो कोच, आलसी व्यक्ति। ठीक है, आप पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। आप इसको ऐसे याद करिए कि आप रिलेट करिए कि आपके स्कूल में कोई नए नए कोच आए। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, फुटबॉल के कोच हैं। ठीक है, वो फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। अब जो कोच है वही बहुत स्लो काम करते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा
थोड़ा सा कुछ बता दिया फिर आराम से बैठे हैं, ठीक है, वो कोई काम ही नहीं करते। तो बच्चों ने उनका नाम क्या रख दिया, ये हमारे कोच जो है ये स्लो कोच हैं, ठीक है, ये बहुत ही आलसी व्यक्ति हैं, ठीक है। वैसे भी बच्चे निकनेम रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें स्लो कोच बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत आलसी, ये हमारा भला नहीं कर पाएगा, ये हमें कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला है स्मॉल फ्राई। इसका मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि आप समझ लीजिए आपके वहाँ कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, आपके कोई फेवरेट गेस्ट आ गए, आपकी मौसी की बेटी, आपकी बुआ की बेटी, जो मतलब जो जिससे आपका बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि वो मतलब होता है ना कि हाँ ये हमारी कज़िन है, इनसे बहुत पटती है। तो क्या हुआ, तो आपकी जो है मतलब कोई सिस्टर आ गई, कोई ब्रदर आ गए, कोई भी कज़िन आ गए जिनसे आपकी जो है बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर कुछ उनके लिए बनाएंगे तो आप अच्छे से डीप फ्राई करके, मतलब जो भी चीज़ पकौड़े तलेंगे, आप कुछ भी बना के लाते हैं तो आप उसको अच्छे से फ्राई करके बढ़िया अच्छे से लाते हैं कि हाँ उसे अच्छा लगे, ठीक है। और आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप उससे पसंद नहीं करते, तो ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जो गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता है कि हाँ ये आए या फिर ना आए, मतलब ना आए तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपके लिए गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी फ्राई करेंगे तो स्मॉल फ्राई करके ले आएंगे, चलो कच्चा पक्का कैसे भी उसको खिला दो, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके हम इसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्मेल आ रैट। इसका मतलब होता है कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, ठीक है। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। ओके, आप देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे आ रैट, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आप जो है एक हफ्ते के लिए अपने घर के बाहर कहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं आप गांव चले जाते हैं या फिर कहीं जो छुट्टियां होती हैं तो आप कहीं हिल स्टेशन चले जाते हैं कहीं घूमने के लिए। अब एक हफ्ते के बाद आते हैं तो आप जैसे ही अपने दरवाजे को खोलते हैं वैसे ही बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हाँ कुछ गलत हुआ है घर में, ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है कि घर में कुछ गलत हुआ है। ये स्मेल या तो किसी रैट के मरने से आ रही है, ठीक है, स्मेल रैट या तो किसी रैट के मरने से आ रही, या तो कुछ भी सामान हम लोग ऐसा भूल गए हैं जो सड़ गया है और पूरे घर में उसकी जो है स्मेल आ रही, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, स्मेल आ रैट मतलब कुछ गलत हुआ है, ये मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। इसका मतलब होता है परेशानी के बिना या फिर इजी प्रोग्रेस। अब इसको ऐसे आप करेंगे, सेलिंग मतलब होता है नाव चलाना, ठीक है, जो चलती है ना। आप ऐसे याद करिए कि आप जो है मौसम बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जो है नॉर्मल सा मौसम है, बहुत ज़्यादा हवा बहुत ही हल्की हल्की चल रही, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, तो क्या होगा, जो आपकी नाव होगी बहुत ही स्मूथली चलेगी, ठीक है। और अगर नाव स्मूथली चल रही है, आप नदी क्रॉस कर गए, इसका मतलब बिना परेशानी के बिना जो है आपने क्या किया, नदी को पार कर लिया। वरना नाव में बैठना भी बहुत रिस्की होता है, अगर मौसम भी थोड़ा भी चेंज हुआ तो क्या होगा, नाव पलट भी सकती है, ठीक है। तो सेलिंग स्मूथ, ठीक है, अगर नाव आसानी से स्मूथ चल रही है तो इसका मतलब है कि परेशानी के बिना आपने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्नैक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप या फिर कपटी मित्र या फिर आ सीक्रेट एनिमी। अब देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे, स्नैक का ग्रास तो घास में सांप, ऐसा कोई मुहावरा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ आस्तीन का सांप होता है, ठीक है। स्नैक इन द ग्रास ऐसा कोई मुहावरा नहीं है, तो हाँ इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे कि आस्तीन का सांप मतलब सांप क्या है, आपके घर के बाहर घास में छिपा है कि जैसे आप आए वैसे आपको डस ले, ठीक है। तो कपटी मित्र जो आपके आसपास ही रहता है और आपको जो है परेशानी पहुंचाने के लिए हमेशा आपके आसपास रहता है, लेकिन आप क्या करेंगे उसे समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है शेक इन द शूज। इसका मतलब है डर से कांपना, आ थ्रैम्बल विद फियर और अप्रीहेंशन, ठीक है। अब देखो शेक मतलब होता है कि कांपना, ठीक है, शेक मतलब होता है हिलना या फिर हिलाना, किसी चीज़ को बोलते हैं ना शेक कर लो, उसे शेक करना मतलब हिलाना, ठीक है। और इन द शूज तो आप ऐसे याद करिए कि जो है आप क्लास में, ठीक है, और एक ऐसे टीचर मैथ्स के टीचर हैं तो वो क्या करते हैं, वो जैसे क्लास में आते हैं वैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के जो पैर है वो सब कांपने लगते हैं, डर के मारे बच्चों के पैर कांपने लगते हैं
इतना वो डरते हैं उनसे, मतलब इतना वो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पीटते हैं, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, जैसे आए उन्होंने स्टिक मारी 2 बेंच पे और बच्चों के सबके शूज़ क्या होने लगे, शेक होने लगे, मतलब सबके जूते जो है सबके पैर हिलने लगे, मतलब डर से बच्चे काँपने लगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि शो द ड्रैगन्स टीथ, ठीक है। इसका मतलब होता है भविष्य के लिए परेशानियां इकट्ठा करना, टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर्स, ठीक है। आप शो मतलब होता है कि बीज बोना, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि दुनिया के सारे ड्रैगन्स खत्म हो गए, ठीक है, और एक ड्रैगन के टीथ आपको मिल जाते हैं, आपने उसको क्या किया, बो दिया, ठीक है। ऐसा वैसे स्टोरीज में होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, मतलब सपोज कर लीजिए, मानने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो ड्रैगन की जो है जो दांत थे उसको बो दिया, ठीक है। अब उससे एक नया ड्रैगन निकलता है, मतलब भविष्य के लिए एक परेशानी इकट्ठी हो रही है, क्योंकि ड्रैगन इतने बड़े होते हैं, वो क्या करेंगे, सबको परेशानी ही पहुंचाएंगे ना। तो शो मतलब होता है बोना, ठीक है। द ड्रैगन टीथ, आपने क्या किया, अगर ड्रैगन के टीथ बो दिए, इसका मतलब है भविष्य के लिए आपने परेशानी इकट्ठी कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि स्पीक वंस माइंड, इसका मतलब होता है मन की बात करना, स्पीक वॉट वन रियली थिंग्स, ठीक है। आप देखिए स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है, और वंस माइंड मतलब अपने मन की बात बोलना या फिर किसी से कहना, ठीक है, मतलब मन की बात किसी से कहना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है साफ सुथरा या फिर इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। तो स्पिक एंड स्पैन को हम नीट एंड क्लीन से याद कर लेंगे, साफ और सुथरा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, स्पिक एंड स्पैन मतलब साफ और सुथरा। तो आई होप आज के 20 के 20 इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। अभी 5-6 दिन से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, तो व्यूज़ तो बहुत ही कम आएंगे, और प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा चैनल ना बहुत ही, क्या ही बताऊँ मैं, इस पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इसे, और आगे मैं फिर से जो है इडियम एंड फ्रेजेस इसे कंटिन्यू रखूँगी। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम कुछ अगला टॉपिक कर लेंगे, एंटोनिम सिनोनिम कर लेंगे, या फिर कुछ और कर लेंगे। ये बुक जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम दूसरी बुक कर लेंगे, जैसे कि द ब्लैक बुक कर लेंगे, या फिर कोई और देखेंगे जो भी अच्छी बुक होगी, और इसके जो थ्योरी के टॉपिक हैं वो भी कुछ बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अगर आपको वेकेब देखना है तो आप वहाँ से वेकेब देख सकते हैं। इडियम फ्रेजेस की अलग से थ्योरी, वो जो प्लेलिस्ट बनी है, थ्योरी की अलग से प्लेलिस्ट बनी, आप सब देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है, अगर आप जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें जिसमें हिंदी आती है ना, जैसे कि RO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे आपको हिंदी जो आदित्य पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है, आदित्य पब्लिकेशन नाम सुना होगा आप सबने, बहुत अच्छी बुक है। तो उस हिंदी की भी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने हिंदी का भी कराया है, ठीक है। तो आप जो है उन सबको पढ़ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।